बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाबा रवा ख़वातीन हज़रात, हाजी मज़हर इकबाल क्राइम फाइटर। हमने जराइम की दुनिया के हवाले से, लाहौर अंडरवर्ल्ड के हवाले से एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है, जिनसे बराह रास्त हाजी मज़हर इकबाल बतौर पुलिस ऑफिसर नबर्द आजमा होते रहे। आज की कहानी है वहीद उर्फ सेक्रेटरी। वहीद उर्फ सेक्रेटरी एक ऐसा किरदार जो लंबी वाले के साथ, लंबी वाला बड़ा मशहूर है, नवीद लंबी वाला, ठीक है ना जी। नवीद लंबी वाले के साथ उसका सेक्रेटरी था और उसी ने इसका नाम सेक्रेटरी रखा था। सेक्रेटरी क्या करता था, उसकी जराइम पेशा जितने भी मामलात थे उनको लुक आफ्टर करता था। मनशियात के हवाले से ये सारे उसके मामलात को देखता था, और बताखोरी जिसे हम दूसरे अल्फाज में जगह टैक्स कहते हैं, जगह टैक्स की कलेक्शन भी वहीद सेक्रेटरी करता था। तो किसी ने मज़हर इकबाल साहब को ये टिप दी कि ये जो वहीद सेक्रेटरी है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जराइम की दुनिया में बहुत गहराई तक इन्वॉल्व है। लंबी वाले के साथ इसके गहरे मरासम है। इसे अगर आप जराइम की दुनिया से निकाल के अपने साथ अटैच कर लें तो ये आपका एक बेहतरीन इन्फॉर्मर बन सकता। मज़हर इकबाल साहब को ये बात पसंद आ गई और मज़हर इकबाल साहब ने एक दिन वहीद उर्फ सेक्रेटरी को ऑफर किया कि अगर तुम मेरे साथ काम करो, मेरा बतौर मुलाजम, मेरा बतौर ड्राइवर, तो मैं तुम्हें माकूल मुआवजा भी दूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी लुक आफ्टर करूंगा और तुम्हें जराइम की दुनिया से दूर भी कर दूं, तुम एक अच्छी शरीफाना जिंदगी गुजार सको। लें जनाब, अब बढ़ते हैं मज़हर इकबाल साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वहीद उर्फ सेक्रेटरी लंबी वाला इनके साथ क्या कुछ कर गुजरा और इन्होंने वहीद उर्फ सेक्रेटरी को कैसे भुगता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद उर्फ सेक्रेटरी क्या किरदार था, उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो नवीद लंबी वाला है, ये क्या किरदार था। नवीद लंबी वाला एक जराइम पेशा खानदान से तल्लुक़ रखता था। इनका मंशियात फरोशी का काम था, कब्जा ग्रुप था, बत्ताखोरी, इसने बहुत बड़ा गैंग बनाया हुआ था। इसके साथ ये वहीद उर्फ सेक्रेटरी जो कि GMO से रहने वाला था, इसके मंशियात के पैसे, इसकी जो सप्लाई, बहुत जो बुरे काम थे वो इसके जिम्मे थे। नवीद लंबी वाला तो हाजी साहब बड़ा मशहूर हुआ है। नवीद लंबी वाला एक मंशियात फरोश, रंगबाज, यानी कि वो एक फनकार और क्रिमिनल था। और बाद में तो उसने गोगी टीवी के आगे भी भौंकना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, कि ग्रेनेड लेके फिरना। ये किस इलाके से ताल्लुक रखता था? ये ग्वाल मंडी इलाका था ना, तो इनको लगता था नौलखा, प्रेम गली का ये रिहायशी था। ये इसका एक भाई है बड़ा बब्बा, जो कोर्ट मास्टर है, कोर्ट मैनी यानी कि अदालतों का वाकफ है, अदालतों से बैलफ डलवाने। उसके बाद इन्होंने अपने साथ इस तरह के बारेश बंदे रखे हुए थे जो इनकी कस्में देते थे जाके अदालतों में, थानों में, पंचायतों में कि ये शरीफ आदमी है। इन दोनों भाइयों ने, नवीद लंबी वाले ने और नौशी ने, दोनों ने हीरा मंडी से शादियाँ की हुई थी और वो दोनों बीवियाँ बना के रखी हुई थी। और इनका एक भाई शदादा था और अब भी है। वो इनका ज़्यादा काम गोशी है, ये इनका काम ज़्यादा सारी फैमिली का मनशियात का काम करते थे। और वहीद उर्फ सेक्रेटरी इनके पैसों के मामलात देखता था। और अगर के इनके पास उस वक़्त किसी को फायर मरवाना, बदमाशी करानी, कब्जा ग्रुप पे जाके उनको ट्रेलर दिखाना कि जाके फायर कर रहे हैं, रंगबाजी कर देनी, ये इनका मशगला था और इनका कारोबार। अब जनाब आपने ऑफर कर दिया वहीद उर्फ सेक्रेटरी को कि वो आपके पास आ जाए। मैं चूँकि यूसुफ पार्क में रहता था और ये जियो मुझसे में रहता था, मुझे पता चला कि चंद लोगों से, शुरफा से, कि यार ये अच्छी फैमिली का बंदा था, ये लंबी वाले के साथ अटैच हो गया है। तो मुझे लंबी वालों का मुस्तकबिल अच्छा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक हाई लेवल के स्मगलर, मंशियात के, बत्ताखोरी, फैर मरवाना, तो उनका मुझे मुस्तकबिल इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने टीवी बाट और गोगी बाट से भी पंगा ले लिया, तो उनका मुझे मुस्तकबिल अच्छा नहीं लग रहा था। जब इनका आपस में मुखालफत शुरू हो गई ज़्यादा, टीपू के पास भी आना जाना शुरू हो गया और उनके ख़िलाफ़ ये इस शय है कि मेरा इधर भी अड्डे वालों के साथ तल्लक है, तो गोगी टीवी की तरफ भी इसने बदतमीजी शुरू कर दी। ठीक है, यानी कि अड्डे वालों के बिहाफ पे ये टीवी ग्रुप के अगेंस्ट हो। वहीद उर्फ सेक्रेटरी की तरफ आ जाते हैं। आपके पास वो कैसे आया और क्या हुआ? जब मुझे ये पता चला कि ये इसके छोटे छोटे बच्चे हैं
5 और ये नॉर्मल घर का बंदा है। एक तो मुझे अपनी कामयाबियों के लिए ऐसे बंदे की ज़रूरत थी, मगर मेन मुझे ये था कि इसे मैं नेक इंसान बनाऊं ताकि ये इसकी ज़िंदगी बच जाए। मुझे भी कामयाबियों के लिए ऐसे बंदों की जरूरत होती है। यू नीड, ख़वातीन और हज़रात, यू नीड अ थीफ टू कैच अ थीफ। आपको कोई नमाजी परहेजगार शायद वो मदद नहीं दे सकता जो कोई क्रिमिनल दे सकता है, तो फिर पुलिस अफसरान की ये कोशिश रहती है कि किसी एक ऐसे शख्स को अपने काबू में कर लिया जाए जिससे इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे, उन लोगों से भी अटैच रहे, जराइम में ना जाए लेकिन उसकी अटैचमेंट रहे ताकि वो उनकी तमाम खबरें निकाल के पुलिस अफसर तक पहुंचाते रहे। जी मदर साहब, ये मेरे पास तकरीबन 15 दिन ही रहा और उधर एक कोई डकैत था बब्बा उधर जीएम उसे का, मैंने उसको पकड़ना चाहा, इसके साथ मैंने बात शेयर की। जब मैंने रेड किया तो मेरा रेड फेल हो गया, तो मुझे पता चला कि इसने मेरे साथ गद्दारी की है। इसने उसको इतला दे लिया और इसने 40,000 ले लिया और उसको भगा दिया। मतलब जिस पे आप रेड करना चाह रहे थे, आपका रेड नाकाम हो गया, बब्बे को आप गिरफ्तार नहीं कर सके और आप ही के जिस पे आपने एतमाद किया उसने आपके नाम पे उस ग्रुप से 40,000 ले लिया, उनको भगा दिया। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ओके। पैसे ले लिए, तो इस वजह से मैंने इसे किक आउट कर दिया। ओके। जब ये मुझसे चला गया, इसने बाद में उधर एक गुफार साहब बंदे थे, वो जीएम उसे के थे, ये अक्सर शराब पी के गुलगबाड़ा करता था, क्योंकि क्रिमिनल ही होता है कि उसके जो आदतें पड़ी हुई थी। देखें, शराफत की ज़िंदगी से वो शराब नहीं खरीदी जा सकती, ना ही खर्चे चलाए जा सकते हैं इसे, क्योंकि वो बुरी आदतें पड़ी हुई थी। ये लंबी वालों के पास तो नहीं गया दोबारा, मगर इसने अपना लहदा सिस्टम बना लिया, शराब पी के गुलगबाड़े करने। गुफार साहब को इसने तंग किया, उसके बाद गुफार की और इसके मामू की कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ, इसने शराब के नशे में आके, मैंने सुना था कि इसने वहां पे कोई भत्ता वगैरह भी लेना शुरू कर दिया था। कई लोगों से, दुकानदारों से भत्ता भी मांगता था, लेता भी रहा है। उसके बाद जब इसने ये मर्डर कर दिया तो ये मफरूर हो गया। अच्छा, इसने गफ्फार का मर्डर कर गफ्फार का मर्डर कर दिया। ओके, ठीक हो गया। मर्डर करने के बाद ये भाग गया, तो काफ़ी पुलिस ढूंढती रही दाएं बाएं। उसके बाद ना एक डीएसपी थे कफायतुल्लाह बाजवा साहब, जी जी, मेरे कोर्समेट हैं, मेरे तोलीवाल कफायतुल्लाह बाजवा। हाँ, उनके बड़े भाई भी अमानुल्लाह बाजवा होते थे, जो शायद एसपी रिटायर हुए हैं, ये डीएसपी। बहरहाल उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मदर को अपने पास लगवाऊं। उनके मेहरबान थे उस वक्त के डीआई साहब ऑफ इन्वेस्टिगेशन तसद्दक साहब, मलिक तसद्दक। इसने कफायतुल्लाह बाजवा ने ट्राई की कि मदर मेरे पास आ जाए, मगर मुझे उसकी हरकत और सकनात पसंद नहीं थी, क्योंकि वो जिस तरह का था, अल्लाह साहब के पर्दे रखे, मुझे नापसंद था। इस रंजिश से उसने मेरे खिलाफ। आप बताएं ना जनाब, ये आप क्यों बात को छुपा गए हैं? आपने डीआईजी साहब को इनकार कर दिया कि जी मैंने पोस्टिंग नहीं की। मैं नहीं जाना, ऐसे ही हुआ था? ऐसे ही। इस तरह के एक दफ़ा की बात है, तौबा नौज़ुबिल्लाह, महकमे के, क्योंकि हम महकमे में रहे हैं, नमक खाया तो हलाली है, हलाल, तो मैं नहीं चाहता कि उसका पर्दा चाक करूं। बहरहाल अब तो खैर वो रिटायर हो चुके हैं। बहरहाल मैं ना माना, ठीक है, मगर इसने डी साहब के थ्रू प्रेशर डलवा के मेरे से ना उन्होंने इस बारे में इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की, वहीद आपके पास रहा है कोई इन्फॉर्मेशन, जो मेरे पास सरसरी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन मदर साहब, चूंकि हमने अपने व्यूअर्स के सामने वो हकीकतें बयान करनी है अपने बारे में भी और लोगों के बारे में भी। मैंने ये सुना था कि आप पे इल्ज़ाम आयद किया उन्हीं डीएसपी साहब ने और फिर डीआईजी साहब ने कि आपने वहीद उर्फ सेक्रेटरी को कहीं पनाह दी हुई। ये ऐसा हुआ, इन्होंने प्लान के तहत ना, इसने कफायतुल्लाह बाजवा ने उधर मदइयों से मिलके मेरे खिलाफ आईजी साहब की खुली कचहरी में सवाल करवाया कि ये वहीद उर्फ सेक्रेटरी इसके पास है, इसकी पनाह में। डी साहब ने मुझे एक शोकॉज नोटिस इशू किया कि 8 दिन के अंदर जवाब दो, नहीं तो आपको नौकरी से फारिग कर देंगे। इसी दौरान अभी मैं घर नहीं पहुंचा था तो मुझे आफ्ताब चीमा साहब का फ़ोन भी आया। मैंने उन्हें जाकर सारी स्टोरी बताई कि सर जो कुछ मेरे पास टिप्स थी मैंने नहीं बताई हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि अगले दिन तुम आओ, तुम्हें क्या क्या चाहिए मुझे पता है, तुम किस किस्म के पुलिस अफसर हो। चूँकि मैंने उनके साथ पहले जितने काम किए माशाल्लाह, जो उन्होंने ड्यूटी लगाई है, मेरे अल्लाह ने मेरी माँ की दुआओं से वो मिशन पूरा। मुझे जब चीमा साहब ने अगले दिन आने का कहा कि सोच के आओ और बताओ कि तुम्हें कौन कौन बंदा चाहिए, तो मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि, और मैं अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा था और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा था, या अल्लाह
आपको तो पता ना मैं किस किस्म का पुलिस अफसर हूं और इसमें मेरा क्या गुनाह है। मैं तो उसे शरीफाना ज़िंदगी पे लाने के लिए अपने पास रखा था। खैर मैं आया, मैंने आके घर 9-10 बज चुके थे, मेरी माँ जी घर ही थी, उधर सामने बात था, मैंने वज़ू किया और मैंने ऐद किया कि आज मैं ना अपने अल्लाह से बात करूं। ये जो गिलाफ है ये मैं अक्सर आपके दफ्तर में भी देखता रहा हूं, ये मैं अक्सर आपके साथ देखता रहा हूं। मैंने कई दफा इस गिलाफ को आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे भी देखा है। जी माशाल्लाह, ये मेरी माँ जी 2012 में जब क़ज़ा-ए-इलाही से वफात पा गई तो फैमिली के रस्म व रिवाज के मुताबिक मैंने भाइयों को कहा कि माँ जी ने जो कुछ कहा उस पर मनोअन अमल करें और जो जो चीज़ें जिस जिसको कहा है वो दे दें, मगर आखिरी वक्त जो उनके कदमों में जूती थी ना वो मुझे दे दें। माशाल्लाह, वाई आई एम मदर इकबाल ड्यू टू माई इन मदर। जूतों के सदके। जूतों के साथ माशाल्लाह इतनी कामयाबी है। और इतने- ख़वातीनो हज़रात, मज़र इकबाल एक ऐसा फिगर है कि क्राइम फाइटिंग भी करते रहे, जराइम पेशा अनासर से भरपूर जंग भी लड़ते रहे, गोलियां भी लगीं, पुलिस मुकाबले भी हुए। मज़र इकबाल बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के मसाइल में फंसते भी रहे, गिरफ्तारियां भी हो गई, जमानतें भी हो गई और फिर एक खिलते हुए गुलाब की तरह दोबारा मंजरे आम पे आ गए और ऐसे बच निकले जैसे मक्खन से बाल। ये जूती का जोड़ा इनकी वालदा का कुल असासा मज़र इकबाल ने लिया, बाकी सब अपने बहनों भाइयों में जिस जिसको तकसीम करना था उसको तकसीम कर दिया। तो समझ में आ गया मज़र इकबाल साहब कि आप बड़े बड़े अजाब से कैसे बच निकल। ये अल्लाह की रहमत और माँ की दुआ ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने ज़िंदगी में नेक नीति से मांगा है, अल्लाह की रहमत और माँ की जुतियों के तफैल अल्लाह ने अता किया है। मेरे सारे मिशन पाया तकमील तक पहुँचे। बेशक आप कामयाब पुलिस अफसर थे। मैंने वुजू किया, वुजू करने के बाद मैंने माँ के कदम इस अंदाज से चूमे कि वो जागे भी ना, और मैंने मसल्ला बिछा लिया अलहदा रूम में। जितनी बंदे में शक्कत होती है, मैंने को घंटा सवा रो के अल्लाह से रिक्वेस्ट की। मुझे पता था जब मैंने माँ के कदम चूमे हैं उसी वक्त मेरी कबूलियत हो गई है। जो मेरा मिशन है, जो मुझे चाहिए अल्लाह अता कर रहा है, कर देगा, यकीन था। खैर घंटा सवा लगाया, रो रहा के सो गया। तो माशाल्लाह मौजज़ा देखें कि सुबह मुझे मेरे एक चाहने वाले का सऊदी अरब से फोन आ जाता। फोन आता है, कहता भाईजान मैंने ख्वाब देखी है, आपको बड़ा परेशान देखा है, खैर है, क्या मसला है? जो एक मुखलिस बंदा आपके को फोन कर रहा है तो उसने झूठ तो नहीं बोलना कि उसने कैसे जांच लिया कि मुझे कोई परेशानी है। खैर मैंने उसे सारा वाकया बता दिया। उसने कहा मत घबराएं, मैं किस लिए हूँ, मैं हर वक्त आपने उसे बता कि वो जो मुलाजिम था मेरे पास 15 दिन मुलाजिम रहा, वहीद उर्फ सेक्रेटरी है, वो उसे जानता था। उसने कहा कोई बात नहीं, आप अपने अफीसरों के पास चौड़े होकर जाएं, कोई टाइम लें, इंशाल्लाह हम आपको पकड़वाएंगे वहीद उर्फ सेक्रेटरी। मैंने कहा कैसे? पहले तो उसने कहा कि आप वो जो बंदा जिसके साथ राब्ते में है, आप पहले उसकी फैमिली की कोई टिप्पणी देते रहे हैं अफसरों को, तो वो अफसर जो कफायतुल्लाह बाजवा था उनसे बहुत उसने करप्शन की है और वो आपसे सख्त नालायक कि जो कुछ करवाया आपने करवाया। आप उसकी माँ को जाके राजी करें जिसके पास ये सारी टिप है, जिसके राब्ते में। मैं उसकी माँ के घर गया, मिला, जाके बैठा। जब वो अंदर गई, मेरे लिए शरबत चाय लाई, तो मैं उस वक्त भी अल्लाह के हजूर रोया कि देखो मुझे एक जराइम पेशा की माँ का सहारा लेना, क्योंकि मिशन नेक था और अल्लाह ने मेरे लिए जिम्मेदारी लगाई थी कि उसे पकड़ाऊं। गुस्सा तो मुझे आ रहा था उस डीएसपी पे जिसने ये सारे मेरे खिलाफ प्लान बनवाया, सब कुछ। ये मेरे पास नहीं आया, मैंने पोस्टिंग करवाना चाहिए, इसने जवाब दे दिया, तो इसको सबक सिखाऊं। मगर अल्लाह को मंजूर था कि ये मेरी, अल्लाह ने मुझे इज्जत देनी। खैर राब्ता हो गया। तो उसने, जिसने ख्वाब देखी थी, उसको कहा कि इन्हें कहीं लाहौर से बाहर जाएं, किसी भी तकड़े डेरेदार का नंबर दे, सऊदी अरब या किसी दीगर ममालिक में जाने के लिए उन्हें पासपोर्ट देगा, आएगा तो आप अपना मिशन हल कर लेना। सबसे पहले मुझे याद है हम फैसलाबाद में वड़ैच, जिनके त्यारे गाड़ियां जी, ट्रांसपोर्ट, उनके पास गए। उस वक्त खालिद चट्टा जो हमारे साथ था, उसका उनसे तल्लक था। उन्होंने हमें खाना खिलाने के बाद जवाब दे दिया कि हमने तो खुद इश्तिहारी रखे हुए हैं, हम कैसे पकड़वाएं। खैर हमें बात तो बुरी लगी, मगर हम आगे बढ़। फिर हम आगे। यहाँ पे एक बात की मुझे समझ नहीं आई कि ये जो वहीद सेक्रेटरी है, इसने आपके बताए हुए बंदे से राब्ता क्यों करना था? वो इसलिए उसे उस बंदे पर यकीन था जो इसकी मदद कर रहा था, जिसको ये टच था कि मुझे बाहर भेज दो। ओके, और वो मेरे बंदे से टच था। ठीक हो गया, अब समझ में आई बात। ख़वातीन हज़रात, वहीद उर्फ सेक्रेटरी चूंकि कत्लों का इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुका था
मफरूर था, वो बैरून मुल्क फरार होना चाहता था, उसके लिए वो कोशिश कर रहा था। मदर साहब को ये टिप मिली कि वहीद उर्फ सेक्रेटरी जिस बंदे से राब्ते में है, जिसको वो बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके ज़रिए वो मेरे राब्ते में है, ये सऊदी अरब वाला बंदा, मैं उसे टिप दूंगा, आप कोई बंदा मुकर्रर करें, वहीद उर्फ सेक्रेटरी उसके पास जाएगा, उसको पैसे देने के लिए, पासपोर्ट देने के लिए, तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। ऐसा ही है जी? ऐसे ही बिल्कुल जी। फिर हम आफजाबाद चले गए, उधर इमरान थीम साहब है हमारे दोस्त, वो किसी पुलिस अफसर का बेटा है, उसने खुशी से हमें बार ली कि हमने फैसलाबाद से फ़ोन किया, उन्हें कहा भाईजान आप आए, माशाल्लाह हमारे लिए इससे और बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है कि हम अपने भाई की मदद करें। हम उधर चले गए, उसने हमारी बड़ी खिदमत वाजो की और उसका हमने नंबर दिया। वहीद उर्फ सेक्रेटरी उस वक्त कोयटा में था, वो कोयटा से आया मियाँ वाली और फिर आफजाबाद आया। जब वो आया ना, तो जब मैंने उसे गिरफ्तार किया वहीद उर्फ सेक्रेटरी को, तो उसके ये अल्फाज थे कि मुझे पहले पता था कि मुझे उस्ताद मदर के अलावा कोई गिरफ्तार ये नहीं कर वहीद उर्फ सेक्रेटरी को फिर गिरफ्तार भी आपने किया? सकता। मैंने किया। मुझे ये बताइए हाजी साहब कि ये वहीद उर्फ सेक्रेटरी को आपने गिरफ्तार तो कर लिया, हाँ। कैसे गिरफ्तार किया? गिरफ्तार ऐसे किया कि ये जब कोयटा से इसने हमारे दोस्त इमरान थीम के साथ रब्ता किया, इमरान थीम ने इसे कहा कि मैं आपको बाहर भिजवा देता हूँ, आप आए, मेरे आपके दोस्त का मुझे फ़ोन आया, चूँकि नंबर ही उसने दिया था इमरान का। ये कोयटा से मियाँ वाली आया, मियाँ वाली से फिर इधर ये आ गया आफजाबाद। मैंने इस तरह की बाउंड्री लगाई हुई थी कि ये आए और बच कर ना जाए। ये अंदर उनका ग्राउंड था, उसमें मैंने वो मशीन लगा के 2 मुलाजमों को ऊपर सर पे पटका बांध के, जैसे माली हूँ, उनका मंजरनामा ऐसा पेश है कि माली औलिया इस तरह का बनाया हुआ था। और एक आधा बंदा बाहर कभी खड़ा कर दिया दाएं बाएं घर के पूरी निगरानी पे। वो आया ही पैदल, वो आके सीधा हवेली के अंदर आ गया। आगे वो जो मशीनों वाले थे उन्होंने भी देख लिया, ये सीधा अंदर बैठक में आ गया। बैठक में मैंने इसे जफ्फा डाल दिया और वो लड़के भी आगे जो काम कर रहे थे, खैर इसे जफ्फा डाला। इसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र उस वक्त तकरीबन कोई 30-31 साल थी। यंग था। यंग था। ठीक। जब हुलिया कैसा था? हुलिया स्मार्ट था और एक्टिव, चुस्त था। बड़ा कद कितना होगा? कद तकरीबन 5 फुट 8-9 इंच था। मतलब ये लंबी वाले के साथ अगर अटैच था तो अपनी इसकी अपनी भी कोई पोजीशन ऐसी थी कि ये किसी क्रिमिनल के साथ अटैच? ये ड्राइवर भी बहुत अच्छा था मोटरसाइकिल चलाने का, और जिधर भी कोई लंबी वाला जाता था इसे साथ लेके जाते थे कि ये दिलेर है, बहादुर है। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद जब मैंने इसे पकड़ लिया तो खुशी भी हुई, मगर दिल में जो डीएसपी साहब के बारे में गुस्सा था। मैंने डीएसपी साहब को फ़ोन किया गुस्से में कि जनाब फरमा रहे थे कि मैंने इससे बड़े बुरे काम करवाए। देखिए, कहानी में जो ट्विस्ट है, वहीद उर्फ सेक्रेटरी की को पनाह देने का जो इल्ज़ाम हाजी मदर इकबाल साहब पे लगा, उसकी वजूहात थी। वजूहात ये थी कि मेरे टोलीवाल, मेरे कोर्समेट कफ़ायतुल्लाह बाजवा साहब जो थे, वो इनके ख़िलाफ़ थे और उन्होंने एक ऐसी अफवाह फैला दी थी कि हाजी मदर इकबाल के साथ ये अटैच रहा है वहीद उर्फ सेक्रेटरी, और हाजी मदर इकबाल साहब उससे कुछ नाजायज़ काम लेते रहे हैं। इस वजह से अफसरान जो थे वो इस बात पे मुसर थे कि इसको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए, और उनके ज़हन में ये था कि जब वहीद उर्फ सेक्रेटरी गिरफ्तार होगा तो फिर बहुत सारे इंकशाफात होंगे। ऐसा ही हाजी साहब? ये उनका ख्याल था, मगर जब चूँकि मुझे तो पता था ना कि मैं क्या हूँ, क्योंकि जो मेरी दुआ थी मुसल्ले पे और अल्लाह से रो के रिक्वेस्ट मांग के कदम, मुझे पता था कि मैं हक पे हूँ, और इसी वजह से अल्लाह ने कामयाबी भी दे दी। उसे गिरफ्तार करने के बाद मैंने फौरी कफ़ायतुल्लाह बाजवा को जो कहा वो मेरा अल्लाह जानता है। वो इसलिए कहा कि इसने तो मेरी नौकरी दाव पे लगा दी थी, इसने मुझे किस तरह अफसरान के सामने पेश किया है। मैं तो क्राइम फाइटर हूँ, मैं क्राइम प्रोटेक्टर नहीं हूँ। बहरहाल फौरी थोड़ी देर बाद मुझे चौधरी मसूदी साहब माशाल्लाह अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती थे, बहुत अच्छे और क्राइम फाइटर, बेहतरीन अफसर हैं, मेरे भी एसपी रहे हैं, और उनके मतलब जितना भी काम किया हमेशा इज्जत मिली है। उन्होंने आईजी तक जाके मुझे इनाम दिलवाए। आप बहाल हो गए? जी, मैंने उनका फ़ोन आ गया
मगर यार अब बाजवे को कुछ ना कहना, हमें भी पता है, सबको पता है कि तुम कैसे हो, अगर वो कोई गलती कर बैठा है तो यार माफ़ी दे दो। ठीक, खुशी का मौका था क्योंकि नेकी का काम था, अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे लगाया हुआ था। उसे जब लेके आए लाहौर में, आफ्ताब चीमा साहब को बताया और मैंने तो इतना भी सीनियर अफसरान को कह दिया कि अगर ये भागने की कोशिश करता है या आगे पीछे कोई हरकत करता है तो बेशक आप हुक्म दें तो मैं इसको जन्नत वासल कर दूं। हाजी साहब मुझे ये बताइए कि ये वहीद और सेक्रेटरी को आपने गिरफ्तार करवा दिया, फिर इसका क्या बना? फिर ये इसके ना कोर्ट में ट्रायल हुआ, वही गफ्फार मर्डर केस में, जिसमें माशाल्लाह इसे जज साहब ने सजाए मौत दी। अच्छा, सजाए मौत दी और ये अपीलों में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इसने 16 साल जेल काटी, उसके बाद ये रिहा हो गया। तो ये जो पूरी की पूरी हमारी दास्तान है ख़वातीनो हज़रात, जो हमने आपसे डिस्कस की है, इसका एक मकसद था, वो था माँ की खिदमत, माँ की दुआएं। हाजी मजहर इकबाल, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर हाजी मजहर इकबाल है, अगर हाजी मजहर इकबाल से बेशुमार गलतियां भी सरजद होती रही तो वो फिर भी सुरखरू हुआ, तो वो हाजी मजहर इकबाल की वालदा की ये जूतियां हैं जो ये 24/7 अपने साथ रखते हैं। इन जूतियों को इतर लगाते हैं, अपने सीने से लगा के रखते हैं। तीनों हज़रात बहुत कम औलाद मैंने देखी है, बड़ा अदब करने वाली औलादें भी देखी हैं, बड़ी खिदमत करने वाली औलादें भी देखी हैं, लेकिन हाजी मजहर इकबाल की ये एक अनोखी अदा मैंने अपनी कम से कम ना प्रैक्टिकल लाइफ में देखी है, ना अपनी तालीमी लाइफ में देखी है, और ना ही आज तक मुझे हाजी मजहर इकबाल के अलावा कोई ऐसा शख्स मिला। हाजी साहब, ये अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं, वालिदैन की दुआएं होती हैं जो इंसान को कामयाबियों की जानिब ले जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में एक सवाल करना चाहूँगा, इसे हम कहते हैं वो चूंगा, कि एक बड़ी मारूफ मनशियात फरोश हुई है जिसका नाम था बानो सूतर मंडी वाली। उसकी औलाद का क्या बना, क्या उनका अंजाम क्या हुआ, वो कहाँ तक पहुंचे, मुख्तसरन बता दीजिए। भाईजान, मेरी माशाल्लाह 83 में मैंने महकमा ज्वाइन किया है, माशाल्लाह आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था। मेरी काफ़ी मालूमात है और मैंने कई ख़ानदानों को जो इस किस्म के बुरे धंधे में मुलव्वस हैं रुलते देखा है, मांगते देखा है। और ये मनशियात रोशन, अच्छा, उसके बेटे मनशियात फरोशी की वजह से पीछी कत्ल हुआ, उसके बाद नानी कत्ल हुआ, उसके बाद नादू कत्ल हुआ। यानी कि उस घर में आए दिन वो औरतें बहन ही डालती रही हैं। क्यों? पत्तो भी था उसका एक बेटा, पत्तो जो है वो अभी पीओ है, वो भागा हुआ है। इश्तिहारी किस जुर्म में? 302 में इश्तिहारी। अच्छा, वो 302 में इश्तिहारी है। और उसकी शायद गवर्नमेंट ने कोई लाख 2 एडमनी भी रखी हुई है। लास्ट उसने ना उस वक्त वो फयाज साहब के साथ को हादसा किया था। फयाज साहब जो थे सीआईए वाले इंस्पेक्टर उमर विरक साहब के साथ, उनके साथ को हादसा किया था। तो उस वजह से वो अभी तक वो भागा हुआ है, कहीं बैरून मुल्क है। अब वो जराइम क्राइम तो छोड़ चुका है, मगर अपनी जिंदगी मफरूरी काट रहा है। अपनी जिंदगी इस वजह से मफरूरी काट रहा है कि जो उनकी माँ ने उनके लिए जिंदगी में वो गुनाह करके बुरी चीज़ों मंशियात की वजह से जो कमाई थी उसकी वजह से उनको जिंदगी में सुकून नहीं मिल सका। तो अब वो बैरून मुल्क मनशियात फरोश अपनी जिंदगी में सुकून नहीं पाते, जो लोगों की औलाद को बर्बाद करते हैं, नशे की लत में गिरफ्तार करते हैं, वो बिलाखिर अपने भयानक अंजाम को पहुंचते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई जुर्म कहानी के साथ, और लाहौर के जराइम पेशा लोगों के ऐसे राज आपको बताएंगे जो शायद आपने पहले न सुने हो। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।